कैप्टन जमशेद बोला, ये काम मुझे मुश्किल नजर आता है। उसके बाद हम दोनों खामोश हो गए। इतने में हमें गार में ऐसी मुसलसल आवाजें सुनाई देने लगीं जैसे बाहर जेल में खतरे का अलार्म चीख उठा हो। कैप्टन जमशेद ने कहा, ये जेल का अलार्म है, उन्हें मेरे फरार का इल्म हो गया है और यकीनी तौर पर जेल वालों को दोनों संतरियों की लाशें भी मिल गई होंगी। अब हमारा जहां से निकलना मजीद मुश्किल हो गया है। मैंने कान लगाकर गौर से सुना। ये जेल का अलार्म ही चीख रहा था, जिसकी आवाज गार के अंदर दबी हुई आ रही थी। मैं भी सोचने लगा कि अब मैडम माधवी इन चट्टानों की तरफ आने का खतरा मोल नहीं लेगी और रात वाले स्टीमर में सवार होकर हमारे निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा कि अब हमें बड़े सब्र और इस्तकलाल से काम लेना होगा। कोई पता नहीं हमें कब तक इस अंधेरे गार में बंद रहना पड़े। कैप्टन जमशेद बोला, कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई सबील पैदा कर देगा। वक्त का कुछ पता नहीं चल रहा था। जेल का खतरे का अलार्म बंद हो चुका था। मोटर गाड़ियों की कभी कभी हल्की आवाजें सुनाई देती थी। ये बात बड़ी गनीमत थी कि जहां हम बैठे थे वहां किसी तरफ से ताज़ा हवा आ रही थी। खुदा जाने ये किस खुफिया सुराख में से आ रही थी। जब वहां बंद होकर बैठे बैठे मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें 2.5-3 घंटे गुजर गए तो मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, मैं बाहर जाकर सूरत हाल देखता हूँ। वो भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गया, मगर मैंने उसे वहीं बैठने की हिदायत की और खुद पत्थर की सिल सरका कर सर बाहर निकाल कर देखा। सबसे पहले तो बाहर की ताज़ा हवा ने मेरे जिस्म में जान डाल दी। रात का अंधेरा छाया हुआ था। कुछ फासले पर जेल की दीवार पर सर्च लाइट की रोशनी के 2 दायरे बड़ी तेजी से इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। जेल के अंदर से आदमियों के एक दूसरे को आवाजें देने की धीमी धीमी आवाजें भी आ रही थी। फिर स्टीमर के विसल देने की आवाजें आने लगी। एक ट्रक का इंजन स्टार्ट हुआ और कुछ दूर जाकर उसकी आवाज गायब हो गई। जेल का अमला मफरूर कैप्टन जमशेद को बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रहा था। फिर एक हेलीकॉप्टर फजा में शोर मचाता बुलंद हुआ और उसकी सर्च लाइट समंदर पर पड़ने लगी। माधवी के आने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमें गैर यकीनी मुद्दत के लिए वहां बंद होकर रहना था। हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। मुझे दूर से कुछ आदमियों की आवाजें अपनी तरफ आती सुनाई दी। मैंने सर नीचे करके जेल से पत्थर की सिल ऊपर फिट कर दी और कैप्टन जमशेद के पास आ गया। अंधेरे में उसकी आवाज से मुझे पता चला कि वो कहाँ बैठा है। मैंने उसे सूरत हाल से आगाह किया तो वो कहने लगा, अगर वो लोग मेरी तलाश में इधर आ रहे हैं तो इस बात का इम्कान है कि उन्हें हमारे ठिकाने का इल्म हो जाएगा। मैंने कहा, माधवी ने मुझे यकीन दिलाया था कि इस खुफिया गार का वहां किसी को इल्म नहीं। खुदा करे ऐसा ही हो। कैप्टन जमशेद ने गहरा सांस देने के बाद कहा, अब हमारी सारी उम्मीदें माधवी के वहां आने पर लगी हुई थी। रात गुजर गई। रात गुजरने और दिन के तुलू होने की खबर हमें इस तरह हुई कि मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद गड्ढे के ऊपर रखी हुई सिल थोड़ी सी हटाकर बाहर देख लेता। रात के पिछले पहर ये सिल मैंने थोड़ी सी परे हटा दी। इस तरह उस तरफ से भी ताज़ा हवा अंदर आने लगी। गार में सुबह होने तक हब्स नाकाबिले बर्दाश्त होने लगा था। सिल थोड़ी सी हटा देने से फजा थोड़ी काबिले बर्दाश्त हो गई थी। सुबह के वक्त भी आसमान पर हेलीकॉप्टरों के चक्कर लगाने की आवाज सुनाई देती रही। जब बाहर दिन की रोशनी फैल गई तो हमने पत्थर की सिल को वापस शगाफ के ऊपर जमा दिया। अंदर की फजा एक बार फिर हब्स आलूद हो गई, लेकिन ये हब्स हमें इसलिए भी गवारा करना पड़ रहा था कि इसकी वजह से हम दोनों की जान बची हुई थी। मुझे मालूम था कि माधवी सुबह 9 बजे दफ्तर आ जाती है। मुमकिन था कि शायद वो दिन में किसी वक्त इस तरफ चक्कर लगाए, क्योंकि उसे मालूम था कि हम चट्टान वाली गार में रात भर से बंद हैं। हमें प्यास लग रही थी। कैप्टन जमशेद कहने लगा कि मैं बाहर जाकर कहीं पानी तलाश करता हूँ। मैंने उसे मना किया, क्योंकि हम अभी तक एलोर के जजीरे पर ही थे और जेल की 4 दीवारी से ज्यादा दूर नहीं थे। रात को जेल की पुलिस कैप्टन जमशेद की तलाश में इस तरफ 3 बार आ चुकी थी। हमें पुलिस के संतरियों की आवाजें सुनाई दी थीं। ऐन मुमकिन था कि उस वक्त भी समंदरी चट्टानों में पुलिस के संतरी हमारी खोज में लगे हुए हैं। अगरचे मेरी खमीज पर जेल के किचन के मुलाजिम का शनाख्ती कार्ड लगा हुआ था, मगर मेरी शक्ल इन लोगों के लिए अजनबी थी और मुझको पकड़कर वो पूछगिछ कर सकते थे और उन पर फौरन मेरा भेद खुल जाता। इस वजह से मैं बाहर नहीं निकल रहा था। दिन गुजरता चला गया। कैप्टन जमशेद की जिस्मानी हालत भारतीय पुलिस की अजियतें सहने से कमजोर हो रही थी। प्यास की वजह से वो निढाल होने लगा था। मुझे तो प्यास और भूख ज्यादा से ज्यादा देर तक बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग थी। एक बार मैंने सिल थोड़ी सी हटाकर बाहर देखा तो मालूम हुआ कि सूरज सर के ऊपर आ चुका है। इसका मतलब था कि दिन आधा गुजर गया था। कैप्टन जमशेद भी बड़े सब्र का मुजाहरा कर रहा था। प्यास से उसकी आवाज कमजोर और खुश्क हो गई थी। गार के अंदर अंधेरे में हम एक दूसरे की आवाज ही सुन सकते थे। इतनी देर तक अंधेरे में रहने से हमें अब एक दूसरे की शक्लों के धुंधले से खाके दिखाई देने लगे थे। दिन का दूसरा पहर भी गुजर गया। भूख और प्यास की वजह से मुझे भी कमजोरी का एहसास होने लगा। तीसरा पहर गुजर रहा था कि हमें ऊपर जमीन पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कैप्टन जमशेद ने खुश्क आवाज में कहा, कोई आ रहा है। चाप की आवाज ऐसी थी जैसे कोई छोटे छोटे कदम उठाता रहा हो। ये आवाज हमारे सरों के बिल्कुल ऊपर जमीन पर आकर रुक गई। फिर जैसे कोई 2 कदम पीछे की तरफ चला। 1-2 सेकंड की खामोशी छा गई। उसके बाद किसी ने पत्थर की सिल पर ठक ठक की। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने कैप्टन से कहा, यह माधवी ही हो सकती है, तुम यहीं ठहरो। मैं तेजी से गड्ढे में गया और ऊपर सिल को तकने लगा।
सिल आहिस्ता से एक तरफ खिसकी और अंदर दिन की रोशनी की किरणें आने लगी। फिर मुझे माधवी की सरगोशी नुमा आवाज आई। उसने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज दी थी। मैंने जल्दी से मुंह ऊपर करके कहा, मैं अंदर हूँ, कैप्टन भी मेरे साथ ही है। पत्थर की सिल एक तरफ को थोड़ा सा और सिर की और माधवी ने एक थैला अंदर लुढ़का दिया और कहा, मैं फिर आऊंगी, अभी बाहर ना निकलना। और वो सिल शिगाफ के मुंह पर रखकर चली गई। मैं थैला लेकर अंधेरे में कैप्टन जमशेद के पास आ गया। मैंने थैले में हाथ डाला और एक एक करके चीजें बाहर निकाल ली। सबसे पहले एक लंबी थर्मस निकली जो ठंडे पानी से भरी हुई थी। मैंने थर्मस खोल कर कैप्टन को दी और कहा, पानी के सिर्फ 3 घूंट पीना। कैप्टन ने 3 घूंट ही पिए। मुझे उसके घूंट भरने की भी आवाज आती रही। 3 घूंट मैंने पानी पी लिया। पानी ने जिस्म में जाकर उसे सैराब कर दिया। दूसरी चीजें थैले में से जो निकली वो ये थी, एक प्लास्टिक का गोल डिब्बा, एक टॉर्च, एक माचिस और मोमबत्तियों का एक पैकेट। मैंने टॉर्च रोशन कर दी। गार में हमारे दरमियान रोशनी हो गई। मैंने प्लास्टिक का डिब्बा खोला। वो चावलों की गर्म खिचड़ी से भरा हुआ था। हमने थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा ली। कैप्टन ने कहा, टॉर्च बुझा दो, मोमबत्ती रोशन कर लेते हैं। हमने टॉर्च की जगह मोमबत्ती रोशन कर ली। पटसन का थैला सामने पड़ा था। कैप्टन ने कहा, इसमें कोई और चीज नहीं है क्या? मैंने कहा, बस यही चीजें थीं। मैंने यूं ही तसल्ली के लिए थैले के अंदर हाथ डाला तो मुझे अंदर तय किया हुआ कागज मिला। मैंने जल्दी से कागज निकाल कर खोल लिया। ये माधवी का अंग्रेजी में लिखा हुआ खत था। उसमें लिखा था कि जहां कैप्टन के फरार और 2 संतरियों के कत्ल के बाद सिक्योरिटी इस कदर सख्त कर दी गई है कि कोई परिंदा भी उड़कर बाहर नहीं निकल सकता। तुम्हारे यहाँ से निकलने की एक ही सूरत है जो मैं तुम्हें लिख कर दे रही हूँ। जहां तुम छुपे हुए हो यहाँ से समंदरी चट्टानों के साथ साथ अगर तुम बाएं जानिब जाओगे तो तुम्हें जेल की घाट की रोशनियां नजर आएंगी। इस घाट पर कोस्टल गार्ड की 7 बोटें जो लंबी कश्तियों की शक्ल में हैं किनारे पर खड़ी मिलेंगी। ये खास किस्म की कश्तियां हैं। इनमें मोटरें भी लगी हैं, मगर तुम मोटर स्टार्ट नहीं कर सकते। आधी रात के बाद तुम गार में से निकलकर इन कश्तियों में से एक कश्ती को कब्जे में लेकर उसके जरिए समंदर पार करके साहिल पर पहुंच सकते हो। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन मोटर कश्तियों में एक बात खास ये है कि इसके पैंदे और दोनों पहलुओं में फौलादी कांटे बाहर को निकले हुए हैं, जिनकी वजह से समंदरी शार्क्स इस पर हमला नहीं करती। अगर तुम ये खतरा मोल ले सकते हो तो तुम्हारा जेल के जजीरे से फरार होना मुमकिन है, वरना तुम्हारा यहाँ से निकलना फिलहाल नामुमकिन है। अगर तुम आज रात किसी तरह साहिली गार्ड्स की कश्ती लेकर समंदर पार कर जाओ तो कैप्टन को साथ लेकर सीधा अपने साथी के घर पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ये खत कैप्टन जमशेद ने भी पढ़ा। खत के नीचे माधवी ने अपना नाम नहीं लिखा था। कैप्टन जमशेद खत पढ़कर कहने लगा, इस औरत ने हमें रास्ता दिखा दिया है। अब ये हमारी हिम्मत पर मुनहसर है कि हम इस रास्ते पर चल सकते हैं या नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, किसी दूसरे ख्याल का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें हर हालत में इस स्कीम पर अमल करना होगा और आज ही रात को अमल करना होगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो? ये कैप्टन जमशेद वाकई दलेर जवान था। कहने लगा, तुम मुझे अपने से 2 कदम आगे पाओगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं दोस्त, आगे नहीं, तुम मुझसे 2 कदम पीछे रहोगे। मैंने माधवी के खत को इस तरीके से फाड़ा कि उसके छोटे छोटे पुर्जे बन गए। मैंने इन पुर्जों को मिट्टी में दबा दिया। अब हम आधी रात का इंतजार करने लगे। मैंने शाम का अंधेरा होते ही सिल को थोड़ा सा एक तरफ हटा दिया था। हम सिल के नीचे गड्ढे में आकर बैठ गए थे। थर्मस का सारा पानी हमने खत्म कर दिया था। डिब्बे के चावल भी खत्म हो गए थे। हमने मोमबत्ती का पैकेट, खाली डिब्बा और थर्मस वहीं गार में छोड़ा। एक गड्ढा खोद कर उन्हें जमीन में दबा दिया। जब हमारे ख्याल और अंदाजे के मुताबिक आधी रात गुजर गई थी तो हम गड्ढे से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही हम समंदर में चट्टान की तरफ चले। समंदर का पानी हमारे घुटनों तक था। मौजें हमारे घुटनों को छूकर हमें डगमगाती हुई साहिली चट्टानों की तरफ निकल रही थी। हमने माधवी की हिदायत के मुताबिक दूर से जेल के घाट की रोशनियां देखकर उसी तरफ चलना शुरू कर दिया। वॉच टावर्स की सुर्ख लाइटों की रोशनियां जेल की दीवार के अंदर और बाहर पड़कर आगे पीछे हरकत कर रही थीं, लेकिन वो हमसे काफी दूर थी और हम रात के अंधेरे में चल रहे थे। घाट की रोशनियां करीब आती जा रही थीं। कुछ कश्तियां साहिल समंदर पर एक कतार में लगी थीं। अब हम बड़े मोहतात होकर आगे बढ़ रहे थे। कश्तियों के करीब एक इंसान टहल रहा था। कैप्टन जमशेद ने कहा, ये कोस्ट गार्ड का संतरी है। वहाँ कोई आड़ नहीं थी। करीब जाने पर हम संतरी को नजर आ सकते थे। मैंने कैप्टन को बैठने का इशारा किया और खुद भी साहिल की रेत पर बैठ गया। मैं गार्ड संतरी की नकलो हरकत को बड़े गौर से देख रहा था। वो चंद कदम चलकर आखिरी कश्ती के करीब आता, वहां 2-3 सेकंड के लिए रुकता और फिर वापस चल पड़ता। मैंने सरगोशी में कैप्टन जमशेद से कहा, यहाँ सिर्फ एक ही संतरी पहरे पर है, दूसरा संतरी नजर नहीं आ रहा। तुम इसी जगह बैठे रहो, मैं उसे जाकर काबू करता हूँ। कैप्टन ने कहा, रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लो। मैंने आहिस्ता से कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं रेत पर लेट कर रिंग में लगा। मैं कोहनियों के बल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। ये बड़ा नाजुक मकाम था। जरा सी गलत हरकत गार्ड को होशियार कर सकती थी और हमारे फरार के मंसूबे पर पानी फेर सकती थी और हम दोनों को मौत के मुंह में धकेल सकती थी। आसमान पर बादल जमा हो रहे थे, जिसकी वजह से सितारों की जो धुंधली धुंधली रोशनी समंदर पर फैली हुई थी वो भी गायब हो गई और अंधेरा गहरा हो गया।
मैं भी यही चाहता था, फिर भी मैं बेहद मोहतात होकर रेंग रहा था। मैं संतरी के इतना करीब पहुंच गया कि मुझे उसके कांधे पर रखी हुई राइफल साफ नजर आ रही थी। गार्ड संतरी ऊपर से टहलता हुआ आखिरी कश्ती की तरफ आ रहा था। हमें उसी आखिरी कश्ती की जरूरत थी। संतरी आखिरी कश्ती के करीब आया तो मैंने अपना सर नीचे करके रेतली जमीन के साथ लगा दिया। गार्ड आखिरी कश्ती के करीब आकर रुक गया। मेरा ख्याल था कि वो अपनी रूटीन के मुताबिक वहां 2-3 सेकंड रुक कर वापस चला जाएगा, लेकिन वो वापस मुड़ने की बजाय कश्ती के बाहर निकले हुए तख्ते पर बैठ गया। फिर उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया। मैं जमीन के साथ लगा औंधा पड़ा था और गर्दन को उठाए बगैर उसकी तरफ देख रहा था। अजब मुश्किल सूरत हाल बन गई थी। कोई पता नहीं था कि ये शख्स वहां कब तक बैठा रहेगा। इस बात का शदीद खतरा था कि अगर उसकी निगाह मुझ पर पड़ गई तो सारा काम चौपट हो जाएगा। वो यकीनन राइफल का फायर कर देगा और दूसरे गार्ड और पुलिस फौरन वहां पहुंच जाएगी। संतरी पत्थर का बुत बनकर कश्ती के तख्ते पर बैठा मजे से सिगरेट पी रहा था। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। कैप्टन जमशेद मुझे नजर न आया। मुझे बहरहाल उस गार्ड संतरी के वहां से वापस जाने का इंतजार था। आखिर खुदा खुदा करके संतरी में सिगरेट फेंका और उठ खड़ा हुआ। उसने समंदर की तरफ एक निगाह डाली और सुस्त कदम उठाता वापस चल पड़ा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और जितनी तेजी से रेंग सकता था रेंगता हुआ आखिरी कश्ती की ओट में छुप कर बैठ गया। मैं अंधेरे में था। गार्ड संतरी 10-12 कदम चलने के बाद वापस मुड़ा और मेरी तरफ आने लगा। मैंने एहतियातन जेब से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया। मुझे मालूम था कि रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा हुआ है और मैं बड़ी आसानी के साथ गार्ड को हलाक कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि आप मेरी तबीयत से वाकिफ हो चुके हैं, मैं बिला जरूरत किसी को हलाक करने के खिलाफ था। जहां पिस्तौल का फायर किए बगैर काम निकल सकता हो, वहां मैं फायर करने से गुरेज करता था। ये मकाम भी ऐसा ही था। गार्ड संतरी आखिरी कश्ती के पास पहुंचकर 1-2 सेकंड के लिए रुका। मैंने अपना सांस रोक लिया। समंदर में और समंदर के साहिल पर अंधेरा और खामोशी थी। इस खामोशी में सिर्फ समंदर की लहरों का हल्का हल्का शोर मुखिल हो रहा था। संतरी गार्ड मुझसे 3-4 कदमों के फासले पर था। वो मुड़कर वापस चलने लगा। अब मैं उसे ज्यादा मोहलत नहीं देना चाहता था। जैसे ही उसने वापस मुड़ने के लिए एक कदम उठाया, मैंने कश्ती से निकलकर उस पर छलांग लगा दी। उसकी बंदूक हाथ से छुटकर गिरी। मैं यही चाहता था। मैंने उसकी गर्दन में बाजू डालना चाहा, लेकिन वो तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकल गया और बंदूक की तरफ दौड़ा। इससे पहले कि मैं दूसरी बार उसको काबू करता, उसने मेरे देखते देखते बंदूक उठा ली। मैंने रिवॉल्वर से उस पर 2 फायर कर दिए। दोनों गोलियां उसके पेट में लगीं। वो गिर पड़ा। मैंने दौड़कर उसके हाथ से बंदूक छीन कर परे फेंक दी और झुक कर उसे देखा। ये एक नौजवान लड़का था। उसकी आंखें चढ़ गई थी। मुझे उसकी मौत का अफसोस हुआ, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पेट में गोली लगे तो उसका पहला रद्द-ए-अमल ये होता है कि जिस्म सुन्न हो जाता है। उसके बाद शदीद दर्द होने लगता है। पेट में गोली या चाकू का जख्म आदमी को माहिए बेआब की तरह तड़पाता है। संतरी गार्ड का भी यही हाल हो रहा था। पहले तो उसका बदन बिल्कुल बेहिस हो गया। उसके बाद वो पेट को पकड़कर तड़पने लगा। उसके हलक से 1-2 आवाजें निकली तो मैंने तीसरा फायर उसके दिल पर किया। इस फायर ने उसे बेजान कर दिया। मैं दौड़कर कैप्टन जमशेद के पास गया और उससे अपने पीछे आने का इशारा किया। हम आखिरी कश्ती के पास आ गए। मैंने कश्ती को खोला। कैप्टन कश्ती में बैठ गया। कश्ती पानी में हिचकोले खा रही थी। उसके पीछे मोटर लगी थी, मगर हमने उसको बिल्कुल न छेड़ा। उसमें 2 लंबे लंबे चप्पू पड़े थे। मैंने चप्पू संभाल लिए और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चलाता कश्ती को किनारे की तरफ से खुले समंदर की तरफ ले जाने लगा। एक मौज दूर से आकर कश्ती से टकराई। कश्ती मौज के ऊपर चढ़ गई और फैल कर दूसरी तरफ निकल गई। ये लंबूतरी कश्ती थी। मैंने कैप्टन को एक चप्पू देते हुए कहा, उस तरफ से तुम चलाओ। हम चप्पू चलाते हुए कश्ती को समंदर में इस तरफ ले जाने लगे जिधर दूर एलोर घाट की रोशनियां झलमिला रही थी। साहिल की तरफ से एक लहर वापस आते हुए हमारी कश्ती को धकेलती हुई समंदर में और आगे ले गई। मैंने चप्पू चलाते हुए हाथ रोक कर कश्ती के पहलू पर हाथ मारा। माधवी ने ठीक कहा था। कश्ती की दोनों साइडों में बड़े बड़े कांटे बाहर निकले हुए थे। ये शार्क मछलियों के हमले से महफूज रहने के लिए लगाए गए थे। हम जितनी तेज कश्ती चला सकते थे चलाते हुए समंदर में काफी दूर निकल गए। एलोर जेल के वॉच टावर की रोशनी हमसे दूर होती जा रही थी और एलोर घाट की झिलमिलाती रोशनियां करीब आ रही थीं। कैप्टन जमशेद कहने लगा, हमें कश्ती एलोर घाट की गोदी से दूर रखनी होगी। इस घाट के सिक्योरिटी गार्ड को मेरे फरार की खबर मिल चुकी होगी। मैंने कहा, मुझे मालूम है। और मैंने कश्ती का रुख एलोर घाट की रोशनियों से हटकर दूसरी तरफ कर लिया। रात के अंधेरे में समंदर ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था जैसे सांस ले रहा हो। 3-4 मील का फासला हम नई कश्ती के जरिए कोई 1 घंटे में तय किया और कश्ती को हम उस तरफ साहिल पर ले आए जहां से एलोर का घाट बाएं जानिब काफी फासले पर चला गया था। ये रेतीला साहिल दूर तक फैला हुआ था। हमने कश्ती को समंदर में ही छोड़ दिया और पानी में चलते हुए साहिल पर आ गए जहां कहीं कहीं नारियल के दरख्त खड़े थे। सामने की जानिब दूर शहर की आबादी की रोशनियां झिलमिला रही थीं। हम उनकी तरफ दौड़ने लगे। मैंने कैप्टन से कहा, यह सारा इलाका खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।